Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न पत्र हल करेंगे जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है और ये आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, बेनिफिशियल होंगे। देखिए ये किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। दूसरा आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति या अध्यापन योग्यता, अलग अलग नाम से ये पूछी जाती है, वहां के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी अन्य सब्जेक्ट के कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन एसएसजेयू और कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम की अलग से प्लेलिस्ट है, आप सारी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। डीएलएड के लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी एचएनबीजीयू जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि टीचिंग एबिलिटी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, होगी तो एक ही। चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गवर्न्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का संचालन कौन करता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनसीईआरटी। 1961 याद रखना एनसीईआरटी के लिए, ठीक। और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा सकता है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका सही उत्तर है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी यूजीसी किस चीज का संचालन करता है? हायर एजुकेशन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि डंडे का प्रयोग न करने पर बच्चा बिगड़ जाता है, ठीक है। व्हाट विल यू डू इन दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आप क्या करेंगे? बच्चों की कभी कभी पिटाई करेंगे, बच्चों की शिकायत करेंगे, बच्चों को डांटेंगे, बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों, जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन पेपर हल करते हो, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, आपको जो चार ऑप्शन दिखेंगे वो चारों सही जैसे लगेंगे, ठीक है। गलत तो कोई सा भी नहीं होता है जनरली, लेकिन आपको उनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना है, ठीक है। यानी कि सबसे एप्ट जो होगा उसको आपको छांटना है। दूसरा, आपको जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसके माइंडसेट के अनुसार आपको यहाँ पर देखना है कि इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है। और जब भी आप ये देखोगे, तो कुछ भी करे बच्चा, अगर गलती भी करे, उसको समझ में ना आए या कोई भी गलती हो, तो गलती किसकी मानी जाएगी? शिक्षक की। शिक्षक को, अगर मान लीजिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तब भी शिक्षक को अपनी ही जो टीचिंग मेथड है उसमें सुधार करना है। उसी को, मतलब कुछ भी गलती करें बच्चे, तो टीचर को ही ये सारे कारण जान करके उसको सही करना है। कुल मिलाकर के बच्चे को मोटिवेट, प्रेरित करने का काम टीचर का है, और उसको सही मार्ग पर लाना, सही कार्य जो प्रणाली है वो बताना, सही दिशा की ओर ले जाना किसका कार्य है? शिक्षक का है, ठीक है। इन बातों का ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय एक लघु समाज है। इस कथन का एक निहितार्थ है कि विद्यालय में प्रतिबिंबित सामाजिक बुराइयों को प्रधानाचार्य द्वारा अनदेखा करना चाहिए। ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रधानाचार्य द्वारा सतर्कतापूर्वक सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में वांछनीय परिवर्तन की दिशा में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो प्रिंसिपल होगा ना, क्योंकि विद्यालय भी तो एक आपका मिनिएचर सोसाइटी है। जब आप बीएड का कोर्स करोगे तब आपको पता लगेगा कि मिनिएचर क्या होता है, यानी कि एक छोटा सा क्या, लघु चित्रण। आप जब लेसन प्लान में मिनिएचर बनाओगे, तो जो आप पाठ में पढ़ाओगे उनके छोटी छोटी कटिंग में चित्र आप बनाओगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें मिनिएचर कहलाती हैं, मिनिएचर पिक्स कहलाती हैं। यहाँ पर क्या है, एक लघु समाज की बात हम कर रहे हैं। तो वहां पर देखिए, उसको प्रधानाचार्य को सतर्कतापूर्वक सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में डिजायरेबल चेंजेस को लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप केयरफुली ये सारी चीजें करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कठोरता से कोई भी कदम नहीं उठा सकते, इसका ध्यान रखना। टीचर और शिक्षक, मतलब टीचर और प्रिंसिपल सभी का क्या होगा? नम्र व्यवहार होगा बच्चों के प्रति, और जो भी परिवर्तन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड हम पढ़ते हैं ना, तो वो यही है।
अगला क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन विच इज द मेन एम ऑफ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। आप जब भी स्कूल में रहे होंगे, आपने स्कूलिंग जब भी की होगी, जहां से की होगी, आपने देखा होगा कभी ना कभी कोई काउंसलिंग या आपका गाइडेंस वाला सेशन चला होगा, जहां पर बाहर से लोग आए होंगे या आप ही के कोई अन्य शिक्षक आपको काउंसलिंग दे रहे होंगे, एक क्लास टाइप हुई होगी, वर्कशॉप टाइप, ठीक। तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग चीजों के विषय में वो आगे से बताते हैं। तो उसका जो उनमें से एक विद्यालयी निर्देशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपने गौर किया होगा कि वो क्या बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास। देखिए ये भी होता है, सही बात है, पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगर पढ़ाई से संबंधित वो प्रोग्राम होगा तो पढ़ाई में रुचि भी आती है, बट इसका सही उत्तर होगा स्व मार्गदर्शन की योग्यता विकसित करना। यानी कि जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें मेनली ये दिखाया जाता है या ये सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने अंदर उस क्षमता का विकास कर सकते हैं, उस योग्यता का विकास कर सकते हैं, जिससे आप खुद, यानी कि आप सेल्फ गाइडेंस अपने अंदर ला सकें, सेल्फ मोटिवेशन ला सकें, ठीक, चीजों की परख करना आप सीख सकें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू वांट टू डू व्हेन अ स्टूडेंट कीप्स लैगिंग बिहाइंड इन द क्लास। यानी कि कोई बच्चा लगातार पिछड़ रहा है तो आप क्या करना चाहोगे, परीक्षा में फेल करोगे, माता पिता को सूचित करोगे, प्रधानाचार्य छात्र को परामर्श दोगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो क्लास में पिछड़े ना, ठीक है। अगर ये बार बार आप कारण जानने के बाद फिर भी वो नहीं मानते तब वो चीजें होती हैं, लेकिन सबसे सही उत्तर क्या होगा, छात्र को आप परामर्श दोगे, उसका निदान करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर प्रिंसिपल अ टीचर डज नॉट कम इन टाइम इन द प्रोग्राम ऑफ स्कूल, व्हाट विल यू डू। यानी कि आप प्रिंसिपल हो, प्रधानाचार्य हो, कोई एक शिक्षक टाइम पर या समय पर उस प्रोग्राम में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, उसको सबके सामने डांटोगे, नहीं गलत, क्योंकि सबके सामने तो किसी का अपमान नहीं करना है, अपमान क्या, किसी को कुछ डांटना भी नहीं है, ठीक, ये तो सबसे गलत हो जाएगा। उसको कार्यक्रम के बाद मिलने को कहोगे, उसके दायित्व उत्तरदायित्व को बताओगे और रिपोर्ट उच्च अधिकारी को करोगे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसको आप क्या कहोगे कि आप, कि सर इस मीटिंग या इस प्रोग्राम के बाद आप मुझसे मिलिएगा, ठीक है, ऐसे आप बताओगे। फिर उसके बाद आप उनके उत्तरदायित्व वगैरह बता सकते हो, ठीक। वहां पर सीधे सीधे आप मंच से ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक, इसका ध्यान रख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे शिक्षक वह हैं जो, गुड टीचर्स आर दोज हु राइट हेल्प बुक्स, सहायता बुक लिखते हैं, ठीक, इनके रेफरेंस बुक, पाठ्य पुस्तकें से पढ़ाते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तकों से पढ़ा सकते हैं, बट जनरली एक अच्छा शिक्षक कौन है वो हमें छाड़ना है, केवल सहायक पुस्तकों से पढ़ाते हैं, छात्रों को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर। अ गुड टीचर इज हु इंस्पायर्स द स्टूडेंट। यानी कि अच्छे शिक्षक कौन है, जो छात्रों को प्रेरित करे, मोटिवेट करे किसी अच्छे कार्य को करने के लिए, अच्छी दिशा में अच्छा परिवर्तन, सोसाइटी में अच्छा चेंज लाने के लिए, अपने अंदर अच्छा चेंज लाने के लिए, ठीक, किसी कार्य को करने के लिए। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इनडिसिप्लिन विच अप्रोच शुड बी यूज्ड। कौन से प्रयोग, सुधारात्मक यानी कि रिफॉर्मेटिव, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव एंड प्रिवेंटिव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो जो आपको सप्रेस तो नहीं करना है, पहली बात, डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, रिफॉर्म किए जा सकते हैं ना, टाइम टेबल सुधारा जा सकता है, बहुत सारी चीजें, क्लासेस वगैरह। प्रिवेंट किया जा सकता है, आप एक नियम बना दोगे कि अगर ऐसा हुआ तो ये फाइन लगेगा, या इस ड्यूरेशन में आपको आना है, ये तो नहीं करना है, निरोधात्मक ये कहलाता है, ठीक। तो दोनों आप कर सकते हो। निम्न में से नियमित शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्म, शैक्षणिक विद्या। तो धर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने गौर किया होगा ना, डायरेक्टली आपने धर्म के विषय में अभी तक स्कूलिंग, जो स्कूल का करिकुलम है उसमें नहीं पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड। ये मैंने बार बार आपको बताया है अन्य क्लासेस में, अन्य विषयों की क्लासेस के लिए आप जरूर चैनल से जुड़िएगा, जहां पर आपको साइंस, ऑप्शनल, आर्ट्स, कॉमर्स, जीके, रीजनिंग, आपका अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो ये शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों, आपने देखा होगा कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे,
मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद हमारे मिसाइल मैन वो अलग थे राष्ट्रपति, ये अबुल कलाम आजाद हैं। ठीक है, तो वो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, टू लिंक एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवोदय नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। देखिए, जो नवोदय विद्यालय हैं वो क्यों स्थापित किए गए हैं? थोड़ा सा मैं नवोदय के विषय में ज्यादा बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपनी स्कूलिंग जो है नवोदय विद्यालय से ही पूरी की है। ठीक है, ये मेरा सौभाग्य था। अगर आपको जानकारी होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। ठीक, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर 60-70% तक के बच्चे जो मतलब टोटल सीटों में से इतना सिलेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों से किया जाता है ताकि वहां के व्यक्ति भी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके। और मैं बताता हूं कि अगर जिसने भी नवोदय में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूलों में भी वैसी शिक्षा नहीं है जैसे वहां पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो शिक्षक हैं, पहली बात तो वो बॉडी बहुत अच्छी है, कहने का मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है और सेंट्रल स्कीम है। और इसके अंतर्गत जो आपके शिक्षक होते हैं वो क्रीम होते हैं, कहने का मतलब सेंट्रल लेवल का एग्जाम, एनवीएस केवीएस के जो शिक्षक होते हैं सेंट्रल होते हैं ना, हर राज्य भर के, तो वो क्रीम शिक्षक होते हैं और वो आपका अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये नवोदय की शुरुआत किसने करी थी? राजीव गांधी जी का विजन था ये जवाहर नवोदय विद्यालय, 1986 से ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अभी पूरे देश भर में तमिलनाडु को छोड़कर हर राज्य में, हर जिले में एक एक नवोदय विद्यालय है, ओवर 500 से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय प्रधानाचार्य अच्छे शैक्षिक नेता के रूप में उभरेगा? ठीक है, खुश करने वाली आदतों के साथ अत्यधिक सामाजिक व्यक्ति, ऊंचे विदेशी विश्वविद्यालय से जो लीडरशिप है उसमें डिग्री हो जिसके पास, जरूरी नहीं है, निरंतर अव्यल सराहनीय विद्याविद। ठीक है, नेक्स्ट, एक शिक्षक जिसका कक्षा परीक्षा फल उत्तम है, यानी कि रिजल्ट अच्छा है, क्लास रिजल्ट, और वो कठिन कार्य करने के साथ साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ लोकप्रिय है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे शिक्षक में क्या होगा कि अन्य साथी शिक्षक भी उसका कहना मानेंगे, बच्चे भी कहना मानेंगे, तो पूरा जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो बेहद ही शानदार होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, शाला दर्पण प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू केंद्रीय विद्यालयों से ये संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ली थायर के अनुसार, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बीएड एंट्रेंस के लिहाज से, इसको 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? यानी कि जो आपके टीचिंग एड्स हैं वो किस सिस्टम से संबंधित है? तो मल्टी सेंसरी अप्रोच। ठीक, पहले तो ये बताइए टीचिंग एड होते क्या हैं? देखिए, वे एड्स जो आपका पठन पाठन में इजी, यानी कि उसको एक सुचारू रूप से संचालित करते हैं, उसको इजी बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए, यानी कि हेल्प करते हैं पढ़ाने में। ठीक, जैसे हम प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, जैसे हम मॉडल के थ्रू पढ़ाते हैं, जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ये वे वीडियो आप देख रहे हैं या तो मोबाइल फोन या तो पीसी में देख रहे होंगे, मैंने भी वहीं से रिकॉर्ड की होगी, तो ये सारे शिक्षण सामग्री है, टीचिंग एड्स ही है। ठीक, इन सभी का ध्यान रखना, जो हम पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं, सारी चीजें, क्योंकि इसमें क्या होगा, और देखिए ये कई प्रकार के है ना, इसमें आपका देखिए, अगर मैं आप सिर्फ सुन रहे होते तो आपको उतना ध्यान नहीं लगेगा, अभी आप देख भी रहे हैं स्क्रीन में तो आपको पता लग रहा होगा, फिर अगर मैं अपना चेहरा भी दिखा देता तो फिर ऑडियो विजुअल ऐड भी हो जाता वो। ठीक है, तो इनसे क्या हो रहा है, मल्टी सेंसरी अप्रोच हुई ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पहला ही टर्म था 2015 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, 15-15
ठीक है, इसका ध्यान रख। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि विच डोमेन ऑफ लर्निंग इज नॉट कवर्ड बाय कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव। देखिए पहले तो ये होते क्या है, आप बीएड में पढ़ोगे इसको, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी करके, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ोगे उसमें। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्रियात्मक में आपका क्या होगा कि आपकी जो क्रियात्मक चीजें हैं, मोटर स्किल्स हैं, वो डेवलप होंगी। फिजिकल स्किल्स सब आपके पास होगा, फिजिकल चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है। जैसे आप कार ड्राइविंग सीख रहे हो तो ये आपकी एक मोटर स्किल डेवलप हो रही है, ठीक। फिर कॉग्निटिव में आपका क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, नॉलेज यानी कि ज्ञान, थिंकिंग आपकी, रिकॉलिंग, सारी चीजें इसमें हैं संग्रहित। अफेक्टिव डोमेन क्या है, आपका भावनात्मक यानी कि आपकी फीलिंग्स, थिंक का जो किसी को जज करने की एबिलिटी, आपके नैतिक मूल्य, ये सारे भावनात्मक हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर ये सब तो कर सकता है, बट अफेक्टिव डोमेन को आप कंप्यूटर अनुदेशन से नहीं सीख सकते ना। फीलिंग कैसे सीखोगे भाई, किसी निर्जीव चीज से? ये तो आप शिक्षक से ही सीखोगे या किसी सजीव चीज से ही सीखते हो ना, भावनाएं तभी जुड़ती हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षण एक कला है, ठीक है। टीचिंग एंड आर्ट बिल्कुल सही उत्तर है। टीचर कैन बी ट्रेन बिल्कुल सही उत्तर है। और टीचर आर बर्थ बॉर्न या बाय बर्थ कहते हैं ना। कई बार क्या होता है ना, बच्चों में वो क्वालिटी जन्म से ही होती है, ठीक है, लोगों को जोड़ने की, लोगों को समझाने की। तो हम थोड़ा सा इसको मान सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? तो उन्हें कुछ उत्तरदायित्व तो देंगे। ये देखिए हर बार रिपीट हो रहे हैं, आप देखना पिछले मैंने 5, 7 या 10 से ज्यादा हो गए होंगे, अगर डीएलएड के भी मिला लूं, एचएनबीजीयू के भी मिला लूं, सारी यूनिवर्सिटी के, तो आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 5 से 7 या उससे ऊपर के मेरे वीडियोस या कहीं से भी अगर आप देखते हो, तो आपके इसमें 50 में से 40 से अप अगर आपके नंबर नहीं आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ अप्रोच, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको समझना कैसे है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन हाउ डिसिप्लिन शुड बी एस्टेब्लिश्ड? बस वही चीज है, आप देखिए जिम्मेदारी देकर, वही सेम क्वेश्चन था ये, ठीक है, अलग तरीके से पूछा गया। विद्यालयी गतिविधियों के प्रबंधन का मुख्य रूप से उत्तरदायित्व तो किसका होता है? अब देखिए जो स्कूल का ना प्रबंधन होता है वो प्रिंसिपल के हाथ में ही होता है। अगर कक्ष की बात करते तब हम टीचर कहते कि टीचर का वो उत्तरदायित्व है, लेकिन पूरे विद्यालय का प्रधानाचार्य पर ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच शुड बी लीस्ट फॉलोड इन डीलिंग विद इनडिसिप्लिन? देखिए इन शब्दों को हमेशा ध्यान में रखना, लीस्ट पूछा गया यानी कि सबसे कम किसका उपयोग करना चाहिए। रिट्रीब्यूटिव अप्रोच, प्रतिकारी, या एग्जाम्पलरी, रिफॉर्मेटिव या प्रिवेंटिव। तो ये तो हम कर सकते हैं रिट्रीब्यूटिव सबसे कम, यानी कि प्रतिकार करना। अब मान लीजिए कोई कुछ गलती करे, आप उसको मार नहीं सकते ना, उसका प्रतिकार नहीं करोगे, नहीं तो उससे क्या होता है, उससे उसमें निगेटिव हीन भावना का विकास होता है, वो उस चीज का शिकार होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हम भी एग्जाम्पल देते हैं ना कि हार्ड वर्किंग महात्मा गांधी कितने थे, समय के पाबंद, अहिंसा, मतलब किसका उदाहरण देके समझाना अलग चीज होती है ना। और सुधारात्मक में आपका थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो। निरोधात्मक मैंने बताया आपको नियम बनाने हैं। नेक्स्ट, वाई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग प्रोसेस इज जस्टिफाइड? क्यों? मैंने अभी आपको बताया, आप पढ़ पा रहे हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ पा रहे हो ना, तो ये बेहद जरूरी है इसको अधिक प्रभावी, सुगम और सरल बनाने के लिए, ठीक। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन का, देखिए सीसीई आप पढ़ोगे जब हमारा 4th सेमेस्टर में बीएड में, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक। तो इसमें पूछा गया कि क्यों, तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें आप सिर्फ स्कॉलास्टिक चीजें नहीं देखोगे, आपको स्कॉलास्टिक यानी कि स्कूल के साथ साथ अन्य चीजें, गार्डनिंग, लिसनिंग, राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डांसिंग, अन्य सभी चीजें भी आप देखोगे, ठीक। ये कहलाते हैं को स्कॉलास्टिक, यानी कि आपके पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप या को करिकुलर एक्टिविटीज के तहत ये सारे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान में दक्ष होना चाहिए क्योंकि
उनका वास्तविक, देखो उनको वास्तविक कक्षाओं में ही तो पढ़ाना है, वहां की समस्याएं देखनी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी राय में निम्न में से कौन कारक सीखने की प्रक्रिया को सबसे कम प्रभावित करता है? थकान करता है, परिपक्वता करती है, मैच्योरिटी, जितनी ज्यादा मैच्योरिटी होगी आप इजीली सीख पाओगे। बीमारी करती है, बीमार होगे तो आप कम सीख पाते हो। ठीक है, आप जब बीमार होते हो, बुखार आता है, तो आप पढ़ने का मन ही नहीं करता ना, वही चीज। तो फिर लिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फीमेल हो मेल हो, मतलब ज्यादा सबसे कम बात कही गई है ना। तो हम लिंग का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप बायोलॉजिकली थोड़ा पढ़ सकता है, बट सबसे कम इसमें पूछा गया तो उतना नहीं पड़ता। एज ए टीचर वाई वुड यू लाइक टू यूज ऑडियो विजुअल एड्स? क्यों? क्योंकि भाई आप देखिए ना, मैं बोल रहा हूं आप देख पा रहे हो, इजी है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसलिए यानी कि आपका प्रभावशाली बनाने हैं तो टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी राय में निम्न में से कौन प्रभावी शिक्षण हेतु प्रभावशाली है? अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, टीचिंग एबिलिटी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई अल्टीमेटली आपको क्या करना है? शिक्षण करना है, बताना है, बच्चों को शिक्षा देनी है। तो शिक्षण के लिए क्या है, आपके पास शिक्षण योग्यता होनी चाहिए। आप चैनल को जरूर चैनल से जुड़ सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और उसके बाद हाइप भी कर सकते हैं। आजकल ये मार्केट में नया नया आया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये और लोगों को भी पता लगेगी और फिर मेरा भी मोटिवेशन बनेगा, मैं भी देख पाऊंगा, एंड देन फिर ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एक सफल शिक्षक बनाने के लिए आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? किसे? निरंतर ज्ञान व कौशल में वृद्धि। भाई देखिए लर्निंग क्या होती है ना, लर्निंग आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो टीचर भी तो पहले सीख करके ही पढ़ा रहा है। तो टीचर सफल तभी होगा जब उसके अंदर ये हो कि मैं लगातार सीखते रहूं और अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करूं और बच्चों को भी सिखा पाऊं। What is essential for a good teacher? Knowledge in different methods of teaching, knowledge different ways of evaluation, बिल्कुल सारी चीजें होनी चाहिए ना मूल्यांकन। तो ऑल ऑफ द अबव इजी क्वेश्चन था ये। कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करोगे? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, कक्षा ठीक, विद्यार्थियों को यथासंभव गृह कार्य देना, छात्र छात्र शिक्षक अंतक्रिया। देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा पढ़ने लिखने का माहौल है उसमें अगर इंटरेक्शन होगा तो ये सबसे अच्छा अहम माना जाता है, इसमें जीवंतता आती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर लाइव क्लास होती तो मैं आपसे भी पूछता, तो इससे क्या होता कि आपका भी मन इसमें लगा होता। अदरवाइज आप क्या करोगे, जब मन हो वीडियो देख लिया, जब मन हो स्किप कर दिया। तो ये चीजें ना, इंटरेक्शन जरूरी है। सीखने को स्थायी बनाने हेतु क्या होगा, उनका क्रियान्वयन, यानी कि जो चीज हमने सीख रखी है। मान लीजिए आप स्कूटी चलाना सीखते हो, ठीक है, स्कूटी चलाने के बाद आप ब्रेक मारना सीखते हो। ब्रेक आपने चलो देख लिया कि ये मारना है, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे ना। अगर खुद से उसका क्रियान्वयन कर लिया तो फिर आप देखना फर्स्ट में झटके से लगेगा, फिर स्मूथली, फिर आप नहीं भूलोगे। तो वही चीज है। स्टूडेंट्स नॉट रेगुलरली डूइंग देयर होमवर्क, तो कारण क्या हो सकता है? ठीक, तो आप क्या करोगे, उनके लिए कारणों के बारे में पूछना चाहोगे और उनको पर्सनल गाइडेंस दोगे, काउंसलिंग दोगे, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग उचित है, क्यों? क्योंकि इससे समझना सरल होता है, ठीक है। हम बचपन से ही अपनी माँ के मुंह से वही भाषा समझते हैं, सुनते हैं ना, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने घर में, परिवार में, तो उसमें हम इजीली समझ पाएंगे। कक्ष शिक्षण को मुख्यतः होना चाहिए छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड। मैं बार बार ये बताते रहता हूं कि आपको इस पूरे पेपर को हल करते टाइम यही सोचना है कि इट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट सेंटर्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करोगे? स्थिति अनदेखी करोगे या विद्यार्थियों को डांटोगे? कारण की पहचान कर शिक्षण विधि में परिवर्तन करोगे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, नहीं भी पढ़ पा रहे हैं ना, तब भी आपको अपनी रुचि, जो आपको पढ़ाने की टीचिंग मेथड है, उसको ही अच्छा करना है ताकि उनका मन लगे। देयर आर नो टीचिंग एड्स इन द स्कूल, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इन सच सिचुएशन? आप किसी स्कूल में गए, वहां पर कोई भी आपका टीचिंग एड नहीं है, तो क्या करोगे? विद्यार्थियों की सहायता से आप खुद टीचिंग एड
बनाओगे, मॉडल बनाओगे, जो भी हो पाएगा, ठीक है, संसाधनों के आधार पर। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि शिक्षण में आपकी रुचि है। सबसे एप्ट आंसर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, ओरिजिनल वाला नहीं। ओरिजिनल तो सबका यही होगा, मैं जानता हूं, ये बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को विद्यालय से बाहर अपने व्यवहार का निर्धारण कैसे करना चाहिए? अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट देखिए, सजग और संयमित रहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार करे, लेकिन थोड़ा सा सजग रहे, संयमित रहे, ठीक है, और लोगों की तरह बचकानी चीजें न करे। पेशेंस उनमें रहना चाहिए किसी भी चीज को देखने के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है तो एनसीटीई के द्वारा, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, इसका क्या है फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 एक्ट के तहत हुआ था, यानी कि एनसीटीई एक्ट 1993 के तहत हुआ था, लेकिन संचालन या स्टार्ट ये 1995 से हुआ था। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये एक्ट पूछा जाए तो 1993, और शुरू कब से हुआ ये पूछा जाए तो 1995, याद रख। एनसीईआरटी का मैंने बता दिया 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ठीक। ये क्या देखती है, जो आपके 10वीं 12वीं मतलब सारे स्कूलिंग के जो करिकुलम, बुक्स वगैरह, उनके नए नए प्रोग्राम, नए नए परामर्श लेना, अन्य संस्थाओं से नई नई चीजें स्टार्ट करना, ठीक है, नई इनिशिएटिव लेना, प्रोग्राम वगैरह, ये सारे इसका काम है। स्टेट लेवल पर एससीईआरटी काम करती है, सेम जो एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल पर करती है। एआईसीटीई भी आपका क्या है, आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है। इसका भी एक एडवाइजरी रोल है, ठीक। वैसे इसकी स्थापना 1945 में हुई थी एज अ एडवाइजरी रोल, ठीक है, एडवाइजरी रोल के लिए, लेकिन बाद में जो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके रूप में ये बनी थी 1987 में, ठीक। यूजीसी आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्ट 1956 में इसका क्या हुआ, स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में आपका रुख कैसा होना चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर, कि जो लिखा होगा उसी के बेसिस पर, उसी के बिहाफ पर हम मार्क्स देंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीनियंट है फिर स्ट्रिक्ट। लीनियंट और स्ट्रिक्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो वो एक साथ कैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिक्षण का सर्वोच्च लक्ष्य है? सूचनाएं देना विद्यार्थियों को। देखिए, सूचनाएं तो हर जगह मिलती हैं, तो क्या बस शिक्षण हुआ? जरूरी नहीं, ठीक है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। देखिए, जब टीचर शिक्षण करने के लिए क्लास में एंटर होता है, तो जब वो जाएगा उसको कहते हैं डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, यानी कि शुरू में आपका व्यवहार कैसा था उस टॉपिक के प्रति और अंत में कैसा था। यही शिक्षण है कि बच्चों को पता लगना चाहिए, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, बच्चे कुछ सीखें। लर्निंग का यही उद्देश्य होता है, व्यवहार में परिवर्तन। इन अ स्कूल हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन, कौन होता है? तो प्रधानाचार्य ही होता है, ठीक है, क्योंकि स्कूल विद्यालय की बात कर रहे हैं, सारा प्रबंधन, सारी चीजें देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति का कार्य प्राय कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में देखना, वहां पर लिखा होगा चांसलर, राज्यपाल होंगे, फिर वाइस चांसलर अलग होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार दिया गया? तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये इसका सही उत्तर है। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ठीक। इसके तहत ये आया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा दी जाए। फिर आपका आरटीई 2009 फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2009 में। शुरू 2010 से हुआ, लेकिन एक्ट आपका 2009 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड? ठीक, संशयवाद, प्रमाणिकता, प्रामाणिकता, परिशुद्धता, मूल्योन्मुखी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। साइंस में वैल्यू ओरिएंटेशन नहीं होता उतना ज्यादा। संशयवाद, देखिए साइंस तो
डाउट पर ही टिकी है ना। जब आप किसी चीज पर संदेह करोगे तभी तो आप उसके चीजें ना प्रूफ करने तक आप छोड़ते नहीं हो। प्रामाणिक, ठीक है, प्रामाणिकता यानी कि प्रामाणिकता, कितना वो प्रामाणिक है, वैलिडिटी है उसकी, परिशुद्धता, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, बट द वैल्यू ओरिएंटेशन इज नॉट रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल कौन सी विचारधारा देती है? तो आदर्शवाद। आप ये बीएड में डिटेल से पढ़ोगे, डीएलएड में भी पढ़ोगे। प्रैग्मेटिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है। प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म थोड़ा बहुत एक जैसे हैं, यानी कि ये व्यवहारिक चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, यथार्थवाद यानी कि अभी क्या चल रहा है उस पर, ठीक है, चेंज को, और ये बताते हैं। और नेचुरलिज्म प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति को सबसे ज्यादा मानते हैं। आदर्शवाद आपका नीति, सत्यम, शिवम, सुंदरम वाले हैं, ठीक। व्हाट शुड नॉट बी द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग? कौन सी दिशा नहीं होनी चाहिए? मूर्त से अमूर्त की और, बिल्कुल कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की और, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। गलत। देखिए, पहले आप जटिल कैसे सीखोगे? पहले आप सरल सीखोगे ना, फिर कठिन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए। अब भाई कोई आपको पहले आंत के बारे में पढ़ाने लग जाए तो वो आपको समझ में नहीं आएगी ना। पहले शरीर के विषय में पढ़ाएगा, फिर उसके अंगों के विषय में, तब आंत के बारे में हम पढ़ेंगे, तब आएगा समझ में। डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज मोस्ट एसेंशियल अमंग स्टूडेंट? तो मूल्य उन्मुखता, वैल्यू ओरिएंटेशन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इन सभी में से, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें होंगी, ज्ञान होगा तो आपके पास धन वैसे ही आएगा। पॉलिटिकल, जब आपके पास ये सारी चीजों का, अगर आप पॉलिटिकल में जाओगे तब भी आएगा। सुख तो फिर आ ही जाएगा। सबसे अच्छा है वैल्यू और नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल से जरूर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद।